सुप्रभात मित्रों, आपके अपने चैनल विद्यार्थी मंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर मुझसे पूछा गया था किसी मेरे सब्सक्राइबर द्वारा कि जो एलटी हिंदी का पेपर होना है उत्तराखंड के अंदर, तो इसमें क्या क्या पूछा जाएगा और कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है। तो जैसे मैंने पिछले यानी 2017 का जो पेपर है वो ऑब्जर्व किया, देखा उसे मैंने, तो उसमें मैंने क्या पाया, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि शब्द रचना के जो तत्व है उसमें पहला आता है संधि, फिर आता है समास, उपसर्ग एवं प्रत्यय, कि इसके किस किस के द्वारा शब्दों की रचना होती है। फिर आपका जो शुरुआत होती है वर्ण से, तो वर्ण भी आते हैं, वर्ण यानी कि जिसके अंदर स्वर और व्यंजन अलग अलग आ जाते हैं। इनके भेदों के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, इनके मतलब पूरे विस्तार में इसके भेदों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये ग्रामर की बात है, कहीं कहीं पे आपको मैं साहित्य की भी बात आपको बताऊंगी। और इसमें चूंकि जैसा आपके जो आयोग ने जारी किया है सिलेबस, उसमें दिया हुआ है कि भाई 14 नंबर की आपको संस्कृत भी पूछी जाएगी, और संस्कृत आपके हाई लेवल की नहीं होगी, इंटरमीडिएट लेवल की जो आपकी संस्कृत होगी वो पूछी जाएगी। तो उसके अंदर आपको संस्कृत में शब्द और धातु रूप जरूर पढ़ लेने हैं। अब शब्द रूप में आप कौन कौन से शब्द रूप पढ़ेंगे? शब्द रूप में एक तो आप जो सर्वनाम शब्द के रूप होते हैं उसमें भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा, सह के, और जैसे सह तौते होता है, ये युष्मद अस्मद, ये वाले रूप जरूर पढ़ लीजिएगा। धातु रूप में एक आत्मनेपदी याद कर लीजिए, एक परस्मैपदी याद कर लीजिए। आत्मनेपदी क्या होता है, परस्मैपदी क्या होता है, यदि आप नहीं जानते हैं तो आपको यदि धातु रूप पे वीडियो चाहिए तो उस पर मैं आपको बना के दे सकती हूँ। तो आत्मनेपदी में जैसे आपका आता है हस धातु आता है, और परस्मैपदी में जैसे आपका आता है पठ धातु आता है। तो एक धातु आप याद कर लोगे तो आपका लगभग काम चल जाएगा। फिर छंदों की बात आती है, तो छंद भी पूछा गया है पिछले पेपर में। मैं आपको अभी प्रश्न दिखा रही हूँ कौन कौन से प्रश्न हैं जो इससे इनसे संबंधित हैं। तो छंद में जैसे पूछ लिया कि भाई दोहा में जो है, दोहा कैसा छंद है, वर्णिक मात्रिक दो प्रकार के होते हैं, तो उनके अंदर कौन कौन से आते हैं, चौपाई कौन से छंद के अंदर आता है, वर्णिक है या मात्रिक है, या कितनी मात्राएं होती हैं, ये भी पूछा जा सकता है। फिर आता है शब्द भेद। शब्द भेद में उसमें देख रही थी कि विकारी अविकारी शब्द, कई बार 2 या 3 प्रश्न में उससे देख रही थी कि वो पूछे गए हैं। और फिर पूछा गया आपका 12th और 11th में जो हिंदी है, ये हमारी एनसीईआरटी में चलती है, हमारे उत्तराखंड में भी वही हिंदी चलती है, वही बुक्स चलती हैं। तो उसमें जो भी जो है, जैसे कोई कहानी है, कोई रिपोर्टाज है, या कोई निबंध है, ये सब हैं, तो उसके बारे में कभी लेखक का नाम पूछ ले रहा है, या उसमें आए हुए किसी पाठ का नाम पूछ करके ये पूछ ले रहा है कि भाई इसका जो लेखक है वो कौन है, या उस लेखक से संबंधित रचनाएं पूछ ले रहा है। तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप एक बार 11th-12th की हिंदी भी पढ़ लीजिएगा। नहीं आपको टाइम है तो एक बार आप मेरे चैनल पर उसका जो है थोड़ा करके उसको देख सकते हैं। अगर आपको फिर भी संतुष्टि नहीं होती है तो 11th-12th का जो भी यदि आपके पास मैटर नहीं है, तो शॉर्ट एक समरी टाइप की मैं आपको बता दूंगी कि कहाँ कहाँ क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। जैसे निराला उसमें है, पंत हैं, तो उनके बारे में जो है उनकी रचनाएं पूछी गई हैं आपके पास इस पेपर में, तो संभवतः पूछी जाएंगी, क्योंकि निराला है, प्रसाद है, पंत है, इनके बिना, या महादेवी वर्मा है, इनके बिना तो आपका जो है हिंदी साहित्य पूर्ण है ही नहीं, है ना। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल जो है। तो फिर देखिए आप, चूंकि इसमें संस्कृत भी आनी है, तो 11th-12th की जो संस्कृत है वो भी देख लीजिएगा। मैं आपको पीछे बताऊंगी कि कौन सा प्रश्न जो है 11th-12th की संस्कृत से पूछा गया है। तो उसमें विशेषतः आपको क्या ध्यान देना है कि जो पाठ हैं उन पाठों के रचयिता कौन है, एक, दूसरा कहाँ से लिए गए हैं, और वो जो रचयिता है या फिर जो भी लेखक है उसकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं, ठीक है, या उनमें आए हुए कोई छोटे शब्द हैं, या संधि तो खैर आपको पढ़नी है। तो संधि, अब ये ध्यान दीजिएगा, जो पहला वाला है शब्द रचना के तत्व, संधि, समास, उपसर्ग एवं प्रत्यय, ये आपको हिंदी में भी और संस्कृत में भी दोनों में पढ़ने हैं। क्योंकि अब देखो जैसे तुमुन प्रत्यय है, तो तुमुन प्रत्यय हिंदी में प्रयोग नहीं होता है, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है संस्कृत में। तो प्रत्यय पिछली बार तुमुन प्रत्यय आपके पास आया हुआ है, तो चूंकि वो संस्कृत का है इसलिए हमको संस्कृत के प्रत्यय पढ़ने भी बहुत जरूरी हो जाते हैं, ठीक है। और वर्तनी शुद्धि में भी प्रश्न हमेशा आते रहे हैं और आते रहते हैं, और पिछले पेपर में भी पूछे गए हैं। फिर मुहावरे हैं, अलंकार है, अलंकारों के बिना तो कुछ भी पूर्ण है ही नहीं, और हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण
तो पूरा है भी नहीं, तो इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको, अलंकार है ना। तो अब मैं आपको थोड़ा सा एक जो पिछला पेपर है उसके बारे में उसको दिखा देती हूँ कि कौन सा प्रश्न कहाँ से पूछा गया है। अच्छा, इसमें मैं एक टॉपिक भूल गई हूँ, उपपद विभक्ति। उपपद विभक्तियाँ क्या होती हैं कि जहाँ पे जैसे विभक्ति लगती है, सपोज जैसे हमने लगाई, जैसे मैंने कहा कि से 2 बार आता ना, एक तो मैं किसी, जैसे मैंने कहा मैं पेन से लिखती हूँ, तो उस से में हम कौन सा कारक प्रयोग करेंगे, हम वहाँ पे कारक, कौन सा कारक होगा, तीसरा वाला कौन सा होता है, कर्ता, ने, कर्म, को, करण। तो करण कारक तृतीया विभक्ति वहां पे लगती है, जहाँ पे हम किसी वस्तु का प्रयोग, करता किसी वस्तु का प्रयोग कार्य करने के लिए करता है, तो वहां पे करण कारक लगता है। लेकिन तृतीया विभक्ति और भी कई जगह पे लगती है, जैसे हम बोलते हैं येनांग विकारः, जैसे हमें किसी के अंगों में विकार दिखाना होता है, तो वहां पे तृतीया विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं। तो ये होती हैं उपपद विभक्तियां, ठीक है ना। तो वो भी आपको पढ़नी पड़ेंगी, वो संस्कृत के अंदर आती है, वो 11th-12th में आपको पढ़ लेना चाहिए। और अगर आपको नहीं तैयारी है तो आप जो है उसके लिए मुझे बोल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उस पर आपको वीडियो बना के दे दूंगी, जितने जितने संभवतः आते हैं, ठीक है ना। तो चलिए पेपर की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें मैं देख पा रही हूँ, जैसे तद्धित प्रत्यय देख रहे हैं आप, तद्धित, और दूसरा आता है कृदंत प्रत्यय, है ना। तो तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं और कृदंत प्रत्यय कौन से होते हैं, तो ये मैं आपको कह रही थी, हिंदी में आते हैं, संस्कृत में भी आते हैं, तो इनको जरा आप देख लीजिएगा, है ना। फिर यहाँ पे आया है आपका, ये साहित्य से संबंधित है, तो साहित्य में पहले एक बार मैं व्याकरण का बता देती हूँ, फिर मैं साहित्य का एक साथ बताऊंगी, ठीक है ना। फिर इसमें जो 63वां प्रश्न है, ये उम्दा शब्द है, जैसे उम्दा आप जानते ही हैं, तो इसमें जैसे कई बार शब्द अर्थ भी पूछ लिए जाते हैं, ये शब्द अर्थ वाले सेक्शन में चला जाएगा आपके। और फिर आपका ये जो 63वां प्रश्न है, ये भी देख लीजिए, यत शब्द का पुल्लिंग तृतीया बहुवचन का रूप होगा, तो ये आ जाता है आपका शब्द रूप में, तो शब्द रूप आपको जरूर पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे देखिए 66वां जो प्रश्न है, दोपहर शब्द में कौन सा समास है, तो दोपहर शब्द में आपका कौन सा समास होता है, संख्यावाची द्विगु, ऐसे करके याद रखिएगा। और द्वंद्व कहाँ पे होता है, जहाँ पे बीच में योजक चिन्ह होता है। कर्मधारय कहाँ होगा, जहाँ विशेषण विशेष्य का संबंध होगा। तत्पुरुष कहाँ होगा, जहाँ कारक चिन्ह छुपे होते हैं और विग्रह करने पर वे निकल आते हैं, ठीक है ना। तो दोपहर में सीधे सीधे आगे जो है संख्यावाचक शब्द है, तो द्विगु समास हो गया, ठीक। फिर देखिए जो 68वां प्रश्न है, देखिए यहाँ पे मैं अभी आपको पीछे बता रही थी कि 12th की संस्कृत क्यों पढ़नी है, 11th की क्यों पढ़नी, तो 11th में भृत्य शब्द आया है 11th की संस्कृत में। अगर आपको आपके पास मटेरियल नहीं है तो आप मेरा चैनल पे वीडियो देख सकते हैं, उसमें पढ़े हुए हैं, और आगे भी बनाने हैं तो वो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। तो भृत्य शब्द 11th की संस्कृत के पहले चैप्टर में आया हुआ है। अब यहाँ देखिए 70वां प्रश्न, अब आप जान रहे होंगे कितना जरूरी है ना। तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो आप में से कई मित्र जो हैं मेरे पढ़ा भी रहे होंगे, है ना, 9th-10th में पढ़ा रहे होंगे, 11th-12th में पढ़ा रहे होंगे। तो चौपाई छंद में वहाँ पे चौपाइयाँ हैं, 10th में तुलसीदास जी का राम लक्ष्मण और परशुराम का संवाद है, तो वो पूरा जो है चौपाई है, फिर बीच में दोहे हैं, है ना। तो चौपाई में आप जानते हैं सभी कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। अब देखिए 71वां प्रश्न है, तो इसमें ये नहीं है कि आपको चौपाई चौपाई पढ़ना है, छंद का पूरा टॉपिक पढ़ना है। इसका मतलब क्या है कि आपको छंद पूरा पढ़ना है, चाहे उसमें आपका जो दोहा आता है, सोरठा आता है, हरिगीतिका है, चौपाई है, कुछ भी है, ठीक है ना, ये सब आपको उसके अंदर पढ़ने हैं। तो छात्राणाम कृष्णः पटुः, तो इसमें इसके योग में कौन सा सूत्र प्रयुक्त हुआ है, ये है उपपद विभक्ति, समझ रहे हैं आप, षष्ठी से यतश्च निर्धारणम। तो यहाँ पर ये इस पर डिटेल वीडियो बनाना पड़ेगा, इससे नहीं होगा। इसमें एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन इसमें और है, ठीक है ना। अगला देखिए आगे, अभी साहित्य पर हम थोड़ी देर में आते हैं। अब देखिए यहाँ पे अघोष व्यंजन, मैं आपको क्या कह रही थी कि आपको जो है क्या करना है, जो वर्ण वाला जो चैप्टर होगा, तो वर्ण वाले चैप्टर के अंदर स्वर अलग हो जाएंगे, व्यंजन अलग हो जाएंगे, और स्वर के कितने भेद होते हैं वो, और व्यंजन के कितने भेद होते हैं। तब जब व्यंजन के भेद करेंगे तो अघोष व्यंजन एक भेद उसका हो जाता है, तो अघोष किसे कहते हैं, है ना। तो इसके लिए आपको उसकी स्टडी करनी पड़ेगी, यानी कि जो वर्ण वाला चैप्टर है वो भी इम्पोर्टेंट है। फिर है देवधन आगमन, देवागमन में कौन सी संधि है,
अब संधि पर भी मैंने जो है वीडियो बनाया हुआ है, उसको मैं अपलोड करूंगी। तो देवागमन में कौन सी संधि है? औधन आ बराबर आ हो रहा है, तो क्या है? दीर्घ संधि है। अब 74वां प्रश्न देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि क्रमेलकः का पर्यायवाची शब्द है। तो क्रमेलकः आपका पता कहाँ आया है? 12th की संस्कृत में आया है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, एक एक बार जरूर देख लीजिएगा वीडियो मेरे, उसमें क्या जा रहा है ना, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा। किसने लिखा ये मैंने उसमें बताया हुआ है, कहाँ से लिया गया ये भी बताया हुआ है। इससे ज़्यादा आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए 82वां प्रश्न देखिए, लिंग वचन कारक आदि के कारण रूप परिवर्तित होने वाले शब्द को कहते हैं। अब देखिए, जिसमें परिवर्तन हो जाता है यानी कि विकार हो जाता है। विकार मतलब क्या होता है? परिवर्तन। तो जिसमें परिवर्तन हो जाता है वो विकारी है, और जिसमें परिवर्तन नहीं होता है तो अ मतलब नहीं, विकारी मतलब परिवर्तन, यानी कि जिसमें परिवर्तन ना हो वो अविकारी है, जिसमें परिवर्तन हो वो विकारी है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और मैं पीछे आपको बताना भूल गई कि उच्चारण स्थान, ये संस्कृत का टॉपिक है, संस्कृत ग्रामर का टॉपिक है ये, कि निम्नलिखित में से दंत्य वर्ण नहीं है। तो दंत्य वर्ण, तो उसमें सूत्र है जैसे कि इचु यशानाम तालु, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, ठीक है ना। लृतु लसानाम दंतः, तो लृतु लसानाम दंत, तू यानी कि त वर्ग, त वर्ग में कितने आते हैं? त थ द ध न। तो ये सब जो है द भी उसी का है, थ भी उसी का है, ध भी उसी का है। तो प नहीं है, प का ओष्ठ होता है, तो यहाँ पे दंत्य वर्ण ये नहीं है। अगर आपको उच्चारण स्थान पे भी वीडियो चाहिए तो वो भी मैं आपको बना के दे सकती हूँ, ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ पे ये कह रहा है कि शब्दों के भेद, मैंने अभी आपको बताया था पीछे टॉपिक एक यहाँ से देखा था मैंने। तो कौन सा शब्द? संकर प्रवृत्ति का। संकर मतलब क्या होता है? नहीं बोलते कि संकर प्रवृत्ति का ये संकर पौधा है, यानी कि जब दो प्रकार की प्रजातियां मिला के हम कोई नया जो है प्रोडक्ट तैयार करते हैं, या नया जो है नई कोई प्रजाति तैयार करते हैं, तो उसी को कहते हैं संकर। तो यहाँ पे जब दो भाषाओं के शब्द मिलते हैं ना, बम और वर्षा, बम क्या है? अंग्रेजी का शब्द है, और वर्षा क्या है? वर्षा संस्कृत का शब्द है। तो दो भाषाओं के शब्द मिलकर के एक नए शब्द का निर्माण कर रहे हैं, तो ये संकर शब्द हो गया, ठीक है ना। अब प्रतिमा नाटक देखिए, अब 12वीं की संस्कृत आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण होती जा रही है ना। अब संस्कृत का मतलब ये नहीं कि आपको कुछ और, देखिए 12वीं की जो संस्कृत होगी वो भी आपके संस्कृत के 14 नंबर में ऐड होंगे, ठीक है। प्रतिमा नाटक में कितने अंक हैं? अब प्रतिमा नाटक जो है 12वीं में एक चैप्टर है, मातुर आज्ञा गरीयसी। तो मातुर आज्ञा गरीयसी में जो भगवान श्री राम अपनी माता की आज्ञा को सर्वोपरि मानते हुए वनगमन का निश्चय करते हैं, तो उसमें कितने अंक हैं? तो किसने लिखा है ये जरूरी है, कितने अंक हैं ये जरूरी है, और उसमें आए हुए शब्द भी जरूरी है, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, देखिए इसमें क्या है। पथ के साथी महादेव वर्मा जी को कौन नहीं जानता है? आप तो जानते ही हैं, है ना, सभी जानते हैं। तो इनके महादेवी वर्मा को मत छोड़िएगा, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताने वाली हूँ। जात्याह ब्राह्मण में कौन सा सूत्र प्रयुक्त हुआ है? अब देखिए ये क्या है, ये है आपका वही उपपद विभक्ति वाला। तो उपपद विभक्ति कितना ले गया? 2 क्वेश्चन ले गया, ठीक है ना, 2 नंबर ले गया आपके। अब 2 नंबर ले गया, अगर सही हो गए तो 2 ले गया, नहीं सही हुए तो आधा कट, ठीक है। तो फिर आगे देखिए, ये मधु कांकरिया, जो मधु कांकरिया आपने कक्षा 10 में यदि हिंदी पढ़ाई हो, तो साना साना हाथी जोड़ी करके एक वो है जो है पाठ है, उसमें एक आपकी कृतिका नाम की पुस्तक होती है उसमें, ठीक है ना। तो ये सब देखना भी जरूरी है कि एनसीईआरटी ने वर्तमान में हमारा सिलेबस क्या रखा है विद्यालय में, तो वो भी देखना एक जरूरी है। फिर आगे देखिए, पल पल में अलंकार। अब यहाँ पे अलंकार भी आ गया, अलंकार पढ़ने भी जरूरी है, इसका मतलब है ना। तो पल पल में ये पुनरुक्ति प्रकाश एक नया अलंकार है ना, अनुप्रास भी नहीं है, और श्लेष भी नहीं है, यमक भी नहीं है, ठीक है। हालांकि इनमें बहुत माइनर सा अंतर होता है, बहुत ही कम, वही समझने वाली बात है। अच्छा, फिर है कि अन्वेषण का पर्यायवाची नहीं है ना। तो यहाँ पर आपको पर्यायवाची शब्द भी पढ़ लेने हैं। हालांकि जब आप पूरा अध्ययन कर लोगे तो आपको स्पेशली पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप तैयारी के मूड में हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अच्छा देखिए, 51वां प्रश्न में कर्तुम शब्द में कौन सा प्रत्यय? मैंने आपको बताया था कि प्रत्यय में तुमुन प्रत्यय पूछा गया था, तो तुमुन प्रत्यय यहीं पे आया है, तुम लास्ट में आ रहा है उसका, नौ में हलंत है तो नौ का लोप हो जाता है, तो तुम वहां पे शेष बच जाता है, ठीक है ना।
अच्छा, फिर है छंदः सूत्रम की रचना करने वाले आचार्य, आचार्य पिंगल। ठीक है ना, पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है छंद शास्त्र को। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने शुरुआत में छंद सूत्रम की रचना की थी। तो जब आप छंद वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके अंदर आप इसको भी समझ जाएंगे, और जितनी भी बारीकियां हैं, कहाँ पे किसको गुरु के किसको गिनते हैं, लघु किसको गिनते हैं, जो जो है ह्रस्व वर्ण होता है उससे पहले वाले वर्ण को क्या गिना जाता है, इस प्रकार की कई बारीकियां हैं जो आपको पढ़ने की ज़रूरत है। अब देखिए यहाँ पे मैं कह रही थी कि धातु रूप भी याद कर लीजिएगा। तो 57वां प्रश्न जो है गच्छेतम, ये गम धातु का किस लकार का है? ठीक है ना, तो सभी लकारों के आपको पढ़ने हैं। आपके पास केवल 4 आएंगे, ज़्यादा इसमें मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लकार वो पूछेंगे। हालांकि इंटर में हमें संस्कृत में बाकी के लकार भी पढ़ने होते हैं, लेकिन आपको यहाँ 4 या 5 लकार आपको पूछे जा सकते हैं। एक लट पूछा जाएगा, लिट पूछा जाएगा, लंग लकार पूछा जाएगा, विधिलिंग पूछा जाएगा, लोट पूछा जाएगा। ठीक है, 5 आपके पास पूछे जा सकते हैं। तो धातु रूप आप पूरा तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए एक चीज़ मैं कहती कि जहाज का पंछी, इलाचन जोशी। अच्छा, ये तो उसमें आपको बताती हूँ मैं, साहित्य के अंदर आ ही जाएगा। आगे देखिए, बादल राग कविता। देखिए 31वां प्रश्न जो है, ये बादल राग कविता जो है ये आपकी कक्षा 12 में है। तो अगर आप इसको पढ़ लेते हैं वहाँ, मतलब एक रिव्यू के चक्कर में उसको देख लेते हैं कि भाई आगे जो है आपके पास ये आने वाला है परीक्षा में, तो थोड़ा सा यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा। अगर आप वैसे ना देख पाएँ तो अमूमन होता कम है किताबों में ना, किताबों में कम होता है। तो यहाँ से एक किताब मैं आपको सजेस्ट करूँगी साहित्य पढ़ने के लिए, जिससे कि आपका बहुत अच्छे से जो है ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। गंगोदकम में कौन सी संधि है? अब संधि यहाँ पे आपको जब आपने पढ़ दिया तो संधि आपको बतानी आसान हो जाएगी कि गंगोदकम में कौन सी संधि है। हालांकि इन्होंने कठिन इसमें पूछा नहीं है। गुण संधि है गंगोदकम में, तो गुण संधि जो है स्वर संधि का ही एक भेद है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जिस मूल शब्द से क्रिया बनती उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रूट, यानी कि धातु। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी बारीकियां भी आपको पढ़ने की जरूरत है। फिर ये विकारी अविकारी दोनों शब्द आए थे, समझ रहे हैं आप, कि वाक्य में प्रयुक्त होने पर जिन शब्दों का रूप परिवर्तित नहीं होता है उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? जिनका रूप परिवर्तन ना हो, अ मतलब नहीं, विकार मतलब परिवर्तन, तो जिनमें कोई परिवर्तन ना हो अविकारी है। ठीक है, अब देखिए इसमें भारतीय संविधान, ये जरूर पढ़ लीजिएगा, इसको छोड़ना नहीं है। किसको नहीं छोड़ना है? जो 343 अनुच्छेद, भारतीय संविधान के 343वें अनुच्छेद से 351वें अनुच्छेद तक जो हिंदी राजभाषा संबंधी जो भी प्रावधान है वो आपको एक एक पढ़ लेना है कि 343 में क्या है, 343 क में क्या है, 343 ख में क्या है ना, उसके पहले भाग में क्या है, दूसरे भाग में क्या है। तो सभी 343 से 51 तक आपको उसको डिटेल से पढ़ लेना है। ठीक है, फिर एक और इसमें दिख रहा है मुझे भुसुंडिम 91 51वां जो प्रश्न है उसको देखिए जरा। भुसुंडी शब्द कहाँ आया है मैं आपको बता दूं। भुसुंडी शब्द आया है कक्षा 12 में, एक पाठ है द्वारिकस्य निष्ठा, द्वारिकस्य निष्ठा करके एक पाठ है, उसमें भुसुंडिम का मतलब बंदूक। अगर आपने उसको एक नज़र भी अगर पढ़ा होगा या वीडियो देखा होगा तो ज़्यादा नहीं है, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, काम करते करते आप हेडफोन लगा दीजिए, सुनते रहिए, है ना। तो उसमें भी आपको इतना ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। तो भुसुंडिम मतलब होता है बंदूक। ऐसे ही छोटे छोटे शब्द हैं जो पता नहीं हमें कहाँ कहाँ से पता चल जाते हैं, तो इसलिए कोई भी चीज़ छोड़िएगा मत। तो जिन छंदों में मात्राओं की संख्या और क्रम आदि का नियम होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो मात्रिक कहते हैं ऑब्वियसली, है ना। अगर आप पढ़ लेंगे एक बार तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ पे एक चीज़ पूछी गई है, एक बात क्या बोल रहा है ये कि व्यंजन संधि को संस्कृत में यह भी कहते हैं। व्यंजन संधि को क्या कहते हैं भाई? व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। हल मतलब क्या होता है? हल मतलब व्यंजन ही होते हैं। अब हल मतलब व्यंजन क्यों होते हैं आप कह रहे होंगे? क्योंकि पाणिनि के द्वारा, महर्षि पाणिनि ने 14 माहेश्वर सूत्रों की रचना की थी, आप जानते हैं, है ना। अयोण ऋलिक एवं आयो छय व्रत लण, इस तरीके से। तो जो हल प्रत्याहार है, हल प्रत्याहार के अंतर्गत सारे व्यंजन आ जाते हैं, इसलिए व्यंजनों को हल कहते हैं। ठीक है ना, हल प्रत्याहार है एक बेसिकली। ठीक है, तो इसलिए हल कहते हैं, तो व्यंजन संधि को इसलिए
हल संधि भी कहते हैं संस्कृत में, हिंदी में नहीं। अच्छा, ये जो राजभाषा वाला है ये आपको वहीं मिलेगा, जो राजभाषा वाला सेक्शन पढ़ना है ये वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये तो रहा आपका ग्रामर पोर्शन। अब आपका साहित्य के अंदर आपको क्या पढ़ना है? साहित्य के अंदर सबसे पहले तो आता है कि साहित्य का काल विभाजन। साहित्य का काल विभाजन जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। काल विभाजन के अंदर आदिकाल किसने नाम दिया ये भी आ सकता है, किसने कौन कौन सा नाम दिया, किसने कब कब से कब तक किसका समय निर्धारित किया है, और जो आदिकाल है आदिकाल की विशेषताएं क्या थी, आदिकाल के जो रचनाकार थे वो कौन थे, और बाकी चीज़ें जैसे आपका भक्तिकाल सबसे महत्वपूर्ण काल है। उसके बाद आपका जो, अगर हम उस तरफ बढ़ते हैं आधुनिक काल की ओर बढ़ते हैं, तो आधुनिक काल में सबसे महत्वपूर्ण आपका जो छायावाद है वो हो जाता है, तो वो भी पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो इसी उसमें देखिए, जैसे मैं आपको यहाँ पे कुछ बताऊं, इसमें सबसे ज़्यादा जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि उसमें सबसे ज़्यादा पूछी गई हैं कविता की पंक्तियाँ। इसके लिए मैं आपको एक बुक सजेस्ट कर रही हूँ, बुक का नाम है, नोट कर लीजिए आप, हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, ठीक है। ये है गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे की। इसको आप ऑनलाइन मंगा लीजिएगा, ऑनलाइन अमेजन पे भी ये उपलब्ध है। मैंने ऑनलाइन ही मंगाई थी बहुत पहले, अभी भी शायद ऑनलाइन उपलब्ध हो। तो अगर आपको ना मिले तो इसमें से छोटी छोटी चीज़ें, बहुत अच्छे इसमें प्रश्न हैं जो आपके पढ़ने लायक हैं, और जिससे कि आपका, और अगर नहीं है तो आप लूसेंट सामान्य हिंदी तो ले ही सकते हैं, वो आपके पास होगी भी। तो उसका जो साहित्य वाला पोर्शन है उसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और उसमें जो नेट के क्वेश्चन है ना, पीछे नेट के क्वेश्चन पेपर है, नेट के क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व कर लेना। क्यों? देखिए उसमें क्या होगा, आपको एक जगह एक प्रश्न आया था कि, एक सेकेंड, हाँ, एक जगह एक प्रश्न आया था कर्नट कबीले वाला, तो वो नेट का ही क्वेश्चन है वो। हाँ, ये है, बंबई के पश्चिमी तट पर बसे हुए बरसोवा गांव के मछुआरों की जीवन कथा को उदय शंकर भट्ट ने किस उदाहरण में वर्णित किया है? तो सागर, लहरें और मनुष्य। तो ये जो है आपका नेट का क्वेश्चन उठा रखा है, सीधे का सीधा, ठीक है। और ये भी तुम चंदन हम पानी निबंध के लेखक विद्यानिवास मिश्र। और ब्रह्म राक्षस किस काव्य संग्रह में संकलित है? चांद का मुंह टेढ़ा है। इसको तो आप 12th में भी पढ़ोगे तो 12th में भी आ जाएगा ये, है ना। 12th में भी है मुक्तिबोध, उसमें भी इनका काफ़ी कुछ है। अब ये देखिए, जैसे ये कविता की पंक्ति फिर यहाँ पे आगे, कोमल किसलई के अंचल में नन्ही कलिका ज्यों छिपती सी, है ना। फिर देखिए 19वीं सदी के भारतीय नवजागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो ये आपको थोड़ा सा जब आप आधुनिक काल की ओर बढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये पढ़ने को मिल जाएगा। चंद्रकांता ये भी उसी में है, ये वहाँ पे मिल जाएगा आपको। और जैसे मैं कह रही थी कि हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग है भक्तिकाल, उसको मत भूलिएगा, और वहाँ कबीरदास जी को बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आलोचकों की बात आती है तो रामचंद्र शुक्ल जी को बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी के बिना हिंदी साहित्य आप नहीं समझ पाएंगे, उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए निराला की बादल राग मैंने आपको बताया कि 12th में है। और महादेवी जी, अब यहाँ पे ये देख रहे हैं आपकी, इसमें जो है छायावाद के 4 स्तंभ हैं, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी। छायावाद के चारों स्तंभों को पढ़ना बहुत और बहुत और बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इनकी रचनाएं और कौन कौन सी रचना लिखी, इंपॉर्टेंट क्या होती है, प्रकाशन कब हुआ, और किसमें इसमें संकलित किसमें है, ये कविता किसमें संकलित है, इनके काव्य संग्रह कौन से काव्य संग्रह में संकलित है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 49 जो क्वेश्चन है, ये जूझ उपन्यास किस शैली में लिखा गया? तो जूझ मैं आपको बता दूं कि 12th में एक पुस्तक है वितान, तो उसमें जूझ आनंद यादव का एक आत्मकथात्मक उपन्यास है। आत्मकथात्मक शैली क्या होती है कि जब आदमी स्वयं की जो कथा होती है उसको बताते हुए उपन्यास की शैली में क्या लिखता है, लिखता है जब उपन्यास शैली में, तो उसी को कहते हैं आत्मकथात्मक, ठीक है ना। अपनी कथा लिखते हुए उपन्यास लिखना, बस।
अच्छा, फिर है जैसे प्रेमचंद जी। अगर उपन्यासों की बात आती है, कहानियों की बात आती है, तो आपको पता है कि हिंदी साहित्य का जो कहानी काल है या उपन्यास काल है, उसका जो विभाजन हुआ है वो प्रेमचंद जी को ही केंद्र में रख के हुआ है, ठीक है ना। तो उसमें प्रेमचंद जी के जितने भी उपन्यास हैं, जितने भी कहानियां हैं, उन उसका विषय क्या है। तो निर्मला यहाँ पे दिया गया, तो निर्मला में अनमेल विवाह तो था ही था। बाकी बाल इसमें लोगों ने विवाद भी उठाया था उस टाइम पे, मैं सुन रही थी कि बाल विवाह भी था। तो बाल विवाह तो नहीं था, क्योंकि हालांकि लड़की तो छोटी थी, तो वहाँ पे अनमेल विवाह ज़्यादा जो है, जो अंतिम परिणाम जो हुआ उस उपन्यास का, उसमें जो परिणाम हुआ वो लड़की जो निर्मला थी वो छोटी थी, और उसका आदमी जो है वो बहुत बड़ा था। इवन उनका जो लड़का था वो निर्मला की उम्र का था, उससे थोड़ा ही छोटा बड़ा रहा होगा। तो क्या कहते हैं, अनमेल विवाह इसका सही उत्तर है। तो आपको सजेस्ट ये करूंगी कि जितने भी इनके उपन्यास है, जितनी कहानियां हैं, उनके एक बार जो कथानक है वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि इसमें है क्या। तो वो आपको कहाँ मिल जाएगा, वो आपको इसमें मिल जाएगा जो मैंने आपको बताई, ब्लूसेंट सामान्य हिंदी है ना। तो इसके पीछे जो नेट के पेपर हैं उसमें बहुत ज़्यादा ये बहुत बार, कई बार इनकी रचनाओं के बारे में पूछा गया है। कई बार इनके जो है और भी अन्य जो रचनाएं हैं उनके बारे में, जैसे ये हमारे आराध्य संस्मरण है, तो बनारसी दास चतुर्वेदी जी का, तो ये भी उसमें कई बार आया। जहाज का पंछी, ये भी कई बार आया है। नेट के क्वेश्चन उठाते हैं ये लोग, ये अपने आप नहीं बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए, भारवी का वास्तविक नाम क्या है, 77वां प्रश्न देखिए, ये कहाँ से आया है। ये आया है आपका 12th की संस्कृत से, वहाँ भारवी का है। तो उसमें से यानी कि जितने भी वहाँ पे रचनाकार हैं, जितने भी लेखक हैं, उनके बारे में आपको और कुछ भी जानने की ज़रूरत है, ठीक है ना। मतलब पढ़ लेना है उनके बारे में। अब देखिए, भक्ति काल का यहाँ पे लोकनायक तुलसीदास जी वाला भी आया हुआ है, ठीक है। तो फिर ये भक्ति काल वाला एक और आया है, गोविंद विठल दास वाला, विठल नाथ वाला। रीतिकाल, रीतिकाल मतलब अकाल तो आपको सभी पढ़ने हैं, काल सारे पढ़ने हैं। अब ये 81वां जो प्रश्न है, ये डायरी के पन्ने के लेखक। डायरी के पन्ने, क्लास 12th में एक पुस्तक है, सहायक पुस्तक वितान, उसमें डायरी के पन्ने एन फ्रैंक का है एक चैप्टर, ठीक है। तो उसमें आपको ये मिल जाएगा, यानी कि वो भी इम्पॉर्टेंट है। आत्मा का ताप, ये क्लास 11th में हिंदी में एक आत्मकथात्मक सैयद हैदर रजा द्वारा लिखा हुआ एक लेख है, समझ रहे हैं आप। तो 11th और 12th की हिंदी आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, समझ रहे हैं ना। तो देखिए आगे, देखिए आगे आगे, प्रतिमा नाटक, ये मैंने आपको बता दिया 12th का है। प्रेमचंद का जन्म स्थान, तो आप जो कवि हैं, जो लेखक हैं, जो मुख्य मुख्य हैं, जैसे कबीरदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, और बिहारी है, और इधर से आपका क्या कहते हैं, प्रसाद है, पंत है, निराला है, महादेवी है, दिनकर है। इन सब के जो जन्म स्थान है वो जरूर पढ़ लेने हैं, और कब जन्म हुआ, कहाँ, विवादित हो जिसका उसका क्लियर करके, है ना। और इसमें क्या आया है, क्रांतिकारी का प्रकाशन कब हुआ। ये देखिए, मैं कह रही थी आपको कि रचनाओं के प्रकाशन वर्ष जरूर पढ़ लेना। वो आपको लूसेंट में भी मिल जाएगा, और उसमें ना मिले तो ये गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे वाली जो पुस्तक मैंने आपको सुझाई है, इसमें भी मिल जाएगा। फिर देखिए, यहाँ पे आंसू रचना का एक पंक्ति यहाँ पे पूछी गई है कि इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती। तो ये आंसू की पंक्ति है, यानी कि कविताओं की पंक्तियाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो आपको लूसेंट में मिल जाएगा, जो लूसेंट जनरल हिंदी है उसमें मिल जाएगा आपको ये, ठीक। फिर है धनपत राय। अब धनपत राय के नाम से प्रेमचंद को किसके द्वारा किसने जो है उनको बुलाया था धनपत राय के नाम से। पहले तो वो प्रेमचंद के नाम से लिखते, पहले धनपत राय के नाम से लिखते थे, अपने ओरिजिनल नाम से, ठीक है ना। तो उनको प्रेमचंद नाम किसने दिया, बाद बाद में जब सरकार ने क्या किया कि उनकी जो भी रचनाएं थी वो जब्त कर दी, तो क्या हो गया, फिर उन्होंने प्रेमचंद नाम से लिखना शुरू किया। तो उनको ये नाम किसने दिया, तो जो कवियों के उपनाम हैं, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी, ये उनका नाम है, लेकिन जो निराला पीछे से लगा हुआ है, तो ये किसने उनको सबसे पहले बोला, या कैसे ये नाम उनके साथ जुड़ा, ठीक है। तो ये सब भी थोड़ा सा आपको देखने की ज़रूरत है। बाकी देखिए, बाकी तो ये हो ही गया लगभग, ठीक है। इसके अलावा भी आपकी यदि कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, मैं जितनी संभव हो सकेगी उतनी आपकी मदद करूँगी। धन्यवाद।